हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो हमने गुप्त डायनेस्टी प्रारंभ कर रखा है और उसमें विभिन्न शासकों के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, फिर प्रांतीय प्रशासन के बारे में जाना। आज हम बच्चों फिर हमने उसकी राजस्व व्यवस्था के बारे में भी जाना और आज का टॉपिक जो है हमारा वो गुप्तकालीन व्यापार एवं वाणिज्य है। गुप्त काल के दौरान जो है व्यापार एवं वाणिज्य किस तरह का था उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य अपने उत्कर्ष पर था। उज्जैन, भरौच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी आदि महत्वपूर्ण नगर थे। और इन सब में उज्जैन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, क्योंकि देश के हर कोने से जो है वो मार्ग उज्जैन की ओर आते थे और स्वर्ण मुद्राओं की अधिकता के कारण ही संभवतः गुप्तकालीन व्यापार जो है वो विकास कर सका। गुप्त राजाओं ने ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। यहाँ बच्चों हम एक चीज़ जान लें कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण मुद्रा जो था यानी वज़न में जो है वो कुषाणों का था। उससे बेहतर गुप्त राजाओं का के द्वारा जारी किया गया स्वर्ण मुद्रा नहीं था। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को यानी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। और इनकी जो है हमने बताया कि कुषाणों की तुलना में इनकी मुद्राएं जो थी वो कम थी, स्वर्ण की मात्रा इसमें कम हुआ करती थी। गुप्त राजाओं ने गुजरात को विजित करने के उपरांत जो है वो चांदी के सिक्के चलाए और यह विजय संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों के विरुद्ध की गई थी। हमने जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि रामगुप्त की पत्नी जो ध्रुव स्वामिनी थी, ध्रुव देवी थी, उसे शकों ने जो है रामगुप्त को परास्त करके और रामगुप्त ने उसे अपनी पत्नी शकों को अपनी पत्नी देना स्वीकार किया था। और ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है वो सहन नहीं कर पाता है और वो ध्रुव स्वामिनी के वेश में जाकर के शासक की हत्या करता है और फिर रामगुप्त के स्थान पे जो कि उसका भाई था खुद शासक बनता है। तो और फिर गुजरात पे आक्रमण करके वो शकों को परास्त करता है। तो शकों के परास्त करने के विरुद्ध जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के का प्रचलन तो था लेकिन वो गुप्त काल में कम था। कुषाण काल के विपरीत गुप्त काल में आंतरिक व्यापार जो है उसमें ह्रास के लक्षण दिखते हैं। व्यापार तो हालांकि चल रहा था लेकिन कुषाणों के समय से अगर हम तुलना करें तो गुप्त के समय में हमें ह्रास का लक्षण दिखाई देता है। ह्रास के कारणों में गुप्तकालीन मौद्रिक नीति की असफलता भी एक महत्वपूर्ण कारण थी, क्योंकि गुप्तों के पास ऐसी कोई सामान्य मुद्रा नहीं थी जो उनकी जीवन का अभिन्न अंग बन सकती थी। फाहियान ने लिखा है कि गुप्त काल में साधारण जनता दैनिक जीवन के विनिमय में वस्तुओं के आदान प्रदान या फिर कौड़ियों से काम चलाती थी। आंतरिक व्यापार की तरह गुप्त काल में विदेशी व्यापार भी हम देखते हैं कि पतन की ओर अग्रसर था, क्योंकि तीसरी शताब्दी ईस्वी के बाद जो है रोम साम्राज्य निरंतर हुनों के आक्रमण के कारण परेशान था और वो हुनों के आक्रमण से तहस नहस होकर के काफ़ी कमज़ोर हो रहा था। दूसरे रोमन जनता ने लगभग छठी शताब्दी के मध्य से चीनियों से रेशम उत्पादन की तकनीक जो है वो सीख ली थी। चूँकि रेशम व्यापार ही भारत और रोम के मध्य महत्वपूर्ण व्यापार का आधार था, इसलिए भारत का विदेशी व्यापार जो है वो अधिक प्रभावित हुआ था। चीन से जो रेशम रोम जाता था तो उसमें बिचौलिए के रूप में, मध्यस्थ के रूप में जो है वो भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जो सिल्क रूट था जिससे होकर के कारवां जाती थी और व्यापार होता था, उसके मध्य में भारत पड़ता था और भारत को उससे वो भारत के शासकों के अधीन जो रास्ते थे उससे टैक्स वसूल करके वो काफ़ी धन कमाते थे। लेकिन रेशम उत्पादन की तकनीक चीनियों से सीख लेने के कारण जो है वो इस व्यापार पे प्रभावित हो गया था, जिसके कारण भारत जो है सो उससे उसको हानि हुई थी।
और भारत का विदेशी व्यापार प्रभावित हो गया था। रोम साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय रेशम की मांग जो है वो विदेशों में कम हो गई थी। तीसरा एक कारण रोम साम्राज्य का पतन भी था। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था वो हुनों के आक्रमण से तो तहस-नहस था ही, और वो पतन की ओर उन्मुख हो चला था। तो उसके पतन के कारण जो है भारतीय रेशम की मांग विदेशों में कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप देखते हैं हम कि 5वीं सदी के मध्य जो है रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी जो लाट प्रदेश में निवास करती थी, वो मंदसौर में जाकर के बस गई थी। इधर पूरब में भारत का व्यापार चीन से हो रहा था, और इन दोनों के मध्य जो है मध्यस्थ की भूमिका सिंघल द्वीप श्रीलंका निभाता था। चीन और भारत के मध्य होने वाला व्यापार जो है संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत में न तो चीन की कोई मुद्रा मिलती है, न चीन में भारत की कोई मुद्रा या सिक्के मिलते हैं, जिस कारण ऐसा अनुमान किया जाता है कि शायद यह व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत चीन को रत्न, केसर, सुगंधित पदार्थ, सिले सिलाए सुंदर वस्त्र आदि निर्यात करता था। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में ताम्रलिप्ति, घंटसाला एवं कदूरा से शायद गुप्त शासक दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करते थे। और पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह स्थित थे उसमें भरौच, केम्बे, सोपारा, कल्याण जो है आदि बंदरगाहों से भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार संपन्न होता था। इस समय चीन से रेशम, चीनांशुक, इथोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान एवं बैक्टीरिया से घोड़ों आदि का आयात होता था। गुप्तों के समय में वस्त्र उद्योग जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में से माना जाता है। उससे पूर्व में भी हम देखते हैं रेशम वस्त्र को तो स्पेशली हम देखते हैं जो रेशम वस्त्र की पश्चिम यूरोप में डिमांड के कारण, खासकर रोम में डिमांड के कारण जो है वो भारत के राज्य इससे बहुत लाभान्वित थे। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो प्लिनी थे वो इस पे काफ़ी चिंता भी जाहिर किया था उन्होंने, और लिखा था कि रोम का सारा चांदी जो है वो भारत में जा कर के जमा हो रहा है। और अपने रोमवासियों के इस रेशम के शौक़ के कारण वो क्षुब्ध थे। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य जो था वो विभिन्न देशों से था। हालांकि कुषाणों के समय से अगर हम उसकी तुलना करें तो वो हमें उसमें ह्रास दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य जो है वो नहीं चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें पतन के कारण गुप्त काल के अंतिम समय तक आते आते इसमें बहुत ही जो है वो ह्रास दिखाई दिया। साथ ही साथ गुप्त काल सामंतवाद का प्रारंभ तो उससे पहले ही, गुप्त काल से पहले ही हम देखते हैं कि प्रारंभ हो चुका था, लेकिन गुप्त शासकों के अंतिम समय तक सामंतवाद जो है वो धीरे धीरे अपनी जड़ पकड़ रहा था, और उस कारण से भी व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ था। तो बच्चों आज हमने गुप्तकालीन समय में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित बातों का अध्ययन किया। अब इससे संबंधित गुप्त काल से संबंधित अन्य बातों पे चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।